बहुत यशस्वी पुत्र श्री अजय भट्ट जी, रानीखेत कैंट क्षेत्र के संरक्षक, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन के साथ वास्तविक अर्थों में एक संरक्षक और प्रमोटर की भूमिका निभा रहे ब्रिगेडियर अनंत भुइया जी, हमारे बहुत होनहार नेता जो सांसद रहे हैं हमारे प्रदीप टमटा जी, बल्कि मैं जब करण मेहरा बोल रहे थे तो मैं अजय भट्ट जी से कह रहा था कि आप हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और करण मेहरा आपके नेता प्रतिपक्ष हैं। तो करण मेहरा जी कैंट बोर्ड के सम्मानित उपाध्यक्ष भाई मोहन मेहरा जी, मोहन नेगी जी, मेहरा में मेहरा ही बोलिए, मेहरा लोगों से मुझे थोड़ा डरना पड़ता है। हमारे राजेंद्र बाराकोटी जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, महेश पांडे जी, हमारी ग्रीष्मोत्सव समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आर्मी के अधिकारीगण, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सिविलियन अधिकारी भी हैं, वन विभाग से लेकर के जिलाधिकारी और उनके सहयोगी गण हैं, एसएसपी हैं, सब लोग हैं, बहनों और भाइयों, और हमारे वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व हमारे प्रेम चर्चा कर रहे हैं, उधर देखो किनारे पर बिठा रखा। तो सभी वरिष्ठ नागरिकगण, कलाकार बंधु, मैं आप सबको और पत्रकार बंधु आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको आज के इस ग्रीष्मोत्सव के शुभारंभ के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है क्योंकि 12 वर्ष पहले मैं गुलाम नबी साहब को लेकर के आया था यहीं पे। उस समय वो भारत सरकार के पर्यटन मंत्री थे। ग्रीष्मोत्सव रानीखेत की पहचान नहीं है। मैं उस समय एक छोटा विद्यार्थी था। यहाँ वीके कृष्णा मेनन आए थे या कोई और आए थे। हमारे जयदत्त वेला जी उस समय कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे और बड़ा भव्य समारोह यहाँ हुआ था। मेरी स्मृति में थोड़ा थोड़ा वो समारोह की का चित्र अंकित है। और उस समय ये पूरे एरिया के अंदर एक ही ऐसा समारोह होता था और लोग बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से आकर के भी उसमें भागीदारी करते थे। मैं रानीखेत के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अपनी भागीदारी ऐसी सामूहिकता में बढ़ानी पड़ेगी और अकेले कोई रानीखेत को ही ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को भी। हम तो चाहते हैं कि हमारी जो खेती है, हमारी खेती, एक तो जो खेती है वही है, वो जैसा भी पैदा होता है उसमें। दूसरी खेती हमारी प्रकृति है, हम उससे भी बहुत कुछ अर्जित करते हैं। एक तो सभी अर्जित करते हैं प्रकृति से, लेकिन हम भी अपनी आजीविका के लिए बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। बल्कि अभी डीवीएस खाती जी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग आए हैं जो हमारे इको टूरिज्म का मामला काम देखते हैं। मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि यहाँ आकर के जरा सा देखिए
किस तरीके से हम अपनी प्रकृति की खेती का उपयोग कर सकते हैं। हमारी संस्कृति भी हमारे लिए आजीविका का कारण बन सकती है। हमारा बहुत कम एक्सपोजर है अपनी संस्कृति का। हम जितना ज्यादा इसका एक्सपोजर करेंगे, जितना ज्यादा इसमें अपनी संलग्नता बढ़ाएंगे, जितना पार्टिसिपेशन हमारा ज्यादा होगा, जितना इसको हम ज्यादा एग्जिबिट करने की कोशिश करेंगे, हमारी संस्कृति भी मजबूत होगी, वो और गहराई उसमें आएगी, और साथ साथ वो लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए भी आकर्षण की वस्तु होगी। यदि हम समन्वय कर सकें अपनी खेती का, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य का और अपनी सांस्कृतिक जो गुण हैं, हमारे जो सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं, उनको एक धागे में पिरो सके, तो मेरा ये मानना है, ये निष्कर्ष है कि हम एक बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं, और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं। हमने इस साल थोड़ी कोशिश की, और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि उत्तराखंड का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस हिस्से में इस समय पर्यटक नहीं है। मसूरी में मुझे अपने एक गेस्ट को ठिकाना था। मैंने सरकारी गेस्ट हाउस से लेकर के सारे होटल तलाश करवाए। मैंने कहा भाई, ये जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मेरे लिए हमेशा बंदोबस्त करते हैं, और मैं इनके लिए एक रात रहने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो अनंतो गत्वा मुझे जो सबसे बड़ा वहाँ का होटल है, JW मैरियट जो है, वहाँ एक कमरा मिल पाया। मसूरी में यह हालत है कि मुख्यमंत्री के लिए कमरा ढूंढना कठिन हो रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। 4 धाम यात्रा में मुझे लगता है कि हम जितने टूरिस्ट पहले जितने श्रद्धालु पहले आते थे, उसका लगभग 80% इस साल वापस ला पाएंगे। इस समय तक हम 2 लाख का आंकड़ा छू चुके हैं, और बहुत क्लास श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से, दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं, विदेशों से श्रद्धालु आ रहे हैं। और आपको ये जान करके खुशी होगी, मैंने अधिकारियों का एक दल भेजा था, बड़े से अधिकारी भेजे थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदि, पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग की का सुविधाओं को देखने के लिए कि क्या स्थिति है। तो वहां इस साल स्वीडन से और यूरोप के देशों से यात्री जो है भारतीय ट्रैकर से भी पहले पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक उत्सुकता है लोगों के मन में हिमालय के लिए। हिमालय लोगों को आकृष्ट करता है। सिर्फ हमको उस जरूरत है कि हम उसको कैसा ऑफर करते हैं, क्या हम उसको प्रस्तुत करते हैं। हमने रानीखेत को नगरपालिका बनाने की बात केवल इसलिए नहीं करते हैं कि कोई ताली पीटनी है या कहीं नगरीय क्षेत्र बनाना है। इस समय कैंटोनमेंट बोर्ड है, बहुत अच्छा प्रबंधन है, बल्कि हमारी जो हरियाली बची हुई है जिससे हम रानीखेत पहचान पाते हैं, उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग भी कैंटोनमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े रहे। मगर बढ़ती हुई आकांक्षाएं भी हैं, और फिर रानीखेत के पास देयर इज लॉट टू ऑफर। दिखाने, लोगों को ऑफर करने के लिए रानीखेत में बहुत कुछ है। तो हम चाहते हैं कि उसका एक क्रमबद्ध विकास हो, और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। मैं दोनों नेता प्रतिपक्ष से भी और नेता प्रतिपक्ष रानीखेत से भी और मोहन नेगी जी से भी आग्रह करूंगा। हम हमारे चौधरी साहब हेम चौधरी जी, ये हमारे सबके यहाँ के बड़बौजू हैं, इनसे भी आग्रह करूंगा
कि सब लोग बैठ करके रानीखेत को एक मॉडल टाउन के रूप में विकसित करिए। ऐसा न हो, हमारा पिथौरागढ़ सबसे सुंदर खूबसूरत शहर हो सकता था हिमालयन क्षेत्र का। मैं अपने को भी दोष देता हूं, मैं वहां का सांसद था उस समय, मगर मैं हिम्मत नहीं कर पाया। यदि हमने उसकी ठीक से टाउन प्लानिंग करवा दी होती, आज हालत यह है कि यदि पानी का नल भी निकालना है तो पानी का नल भी नहीं निकाल सकते हैं। हमने मेरा बाथरूम और दूसरे पड़ोसी का जो है पूजा घर हमने इस तरीके से सटा दिए कि पूरे पिथौरागढ़ के सौंदर्य को जो प्रकृति ने दिया था हमने अपने हाथों से बिगाड़ दिया। और मुझे डर है इस बात का, कहीं रानीखेत का भी जो सौंदर्य है उसको हम बिगाड़ने दें। मैं जिलाधिकारी से कहूंगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए तो यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके उसको ठीक से प्लान करिए। और मैं ब्रिगेडियर साहब से भी आग्रह करूंगा कि जो नागरिक क्षेत्र है यहाँ का, कैंटोनमेंट बोर्ड से प्रस्ताव करवा करके बराए मेहरबानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन आप जो है नगर पालिका रानीखेत चिलियानौला को सौंप दें। और हमने उसके लिए 50 लाख रुपया भी दे दिया है एडवांस में कि आप उसको ठीक से कर सकें। लेकिन मैं फिर से आपको सावधान कर रहा हूं, कहीं ऐसा न हो कि अपनी छोटी कभी जरूरत से और जल्दबाजी से हम रानीखेत का जो कुछ है उसको भी बिगाड़ने का काम कर देंगे, तो फिर न मैं अपने को माफ कर पाऊंगा न अजय भट्ट जी अपने आप को माफ कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप रानीखेत के सौंदर्य के अनुरूप उसको विकसित करें। खेल का मैदान है, पानी का भी हो जाएगा और चीजें भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चाहें महाराज वो कर देंगे। और करण महाराज मुझे लगता है कौन भी एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं मैं नहीं जानता। अजय भट्ट जी भी जरा सा घुमा करके कहते हैं और ये करण मेहरा भी जरा सा घुमा करके कह रहा है। वो उसकी बात कही ना रुपए की, तो बड़े टेम्पटिंग तरीके से कहा कि मछखाली से यहाँ तक जो है हो जाए तो कितना बढ़िया लगेगा। अरे इतना बड़ा नहीं भी कर पाएंगे, छोटा मोटा कर देंगे, इसीलिए हम अलग से रोपवे कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत दिनों से सुनता था रोपवेज करके, बड़ी मुश्किल से हम 6 रोपवे बनाने का डीपीआर इत्यादि तैयार करवा पाए। तो मुझे लगा कि हम लोग जो है, हम राज्य में अपनी जो कैपेसिटी है उसको इतनी नहीं बना पाए कि हम रोपवेज का निर्माण कर सके। अब कैपेसिटी एक दिन में नहीं बनती है, एक साल में नहीं बनती है, इसलिए मैंने उनसे कहा है कि रोपवेज के लिए एक अलग कॉरपोरेशन का गठन करें और उसको हम ये काम दे सकें। और ये काम हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि उसमें किसी न किसी रूप में रानीखेत की भी छोटी हो या बड़ी हो रोपवे जरूर शामिल हो, उसको भी हम शामिल करें। नाम आपने बड़ा हिसालू बढ़िया रखा और मैं भी, इन्होंने हिसालू खिला दिए। यदि साजी, कहाँ गए साजी हमारे साजी, यदि गुमानी पंजी की कविता पहले पढ़ देते, नंशिना मेरे पिताजी भी कहते थे कि भाई राती या तो उठ पे बिल्कुल सीधे हिसालू खाने जाओ, ले आओ, या फिर रात को जो है जब ठंडा हो जाए तब हिसालू खाओ। और इन्होंने मुझको सबने दोपहर के हिसालू खिला दिए मैंने, और खा भी मैंने गपागप दिए। ब्रिगेडियर साहब को भी मैंने बड़ा प्रॉम्प्ट किया कि खाइए खाइए करके, खैर वो समझदार थे, उन्होंने कम खाए, मैंने ज्यादा खाए, इसलिए जो है अच्छा। लेकिन बहरहाल जो भी है, मगर बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद हिसालू खाए। मैं कल घंटाकरण टेरी में था, गाजा में, तो वहां भी एक हिसालू का पेड़ दिखाई दिया, तो मैंने कहा यार उसमें बाद में बैठते हैं, पहले हिसालू खाते हैं। तो आपने नाम बहुत अच्छा दिया है। अब मैं नहीं जानता कि हिसालू में तो अलग अलग हिसालू होते हैं ना, अलग अलग सब जो है। अब आपने यहाँ कितने संस्कृति के हिसालू जोड़ रखे मुझे मालूम नहीं। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, क्या क्या सब चीज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कुछ स्थानीय भी करिए। और इसीलिए हमने तय किया है कि इस साल हम 2 बड़े सांस्कृतिक मेले आयोजित करेंगे। एक हम ऋषिकेश में आयोजित करने जा रहे हैं और दूसरा सांस्कृतिक मेला अल्मोड़ा जागेश्वर में आयोजित करने जा रहे हैं। बल्कि उदय शंकर नाट्य अकादमी को का भी शुभारंभ करेंगे और वहाँ बड़ा जो है वो भी
आयोजित करेंगे। मगर एक चीज मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पक्ष विपक्ष सब बैठा हुआ है। हमारे ये 3-4 जिले ऐसे हैं जो मध्यवर्ती उत्तराखंड है, जिसमें पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी विशेष रूप से, और थोड़ा थोड़ा बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये चंपावत का कुछ, ये सब हिस्से सम्मिलित है। इसमें वैसा पलायन भी हो रहा है, लोग बाहर भी जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, लोग मिल ही नहीं रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है सांस्कृतिक पलायन भी हो रहा है। अब तो पुराने झोड़े भगनौले आदि 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 सब देखना है तो फिर दिल्ली तो दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे गांवों में नहीं दिखाई देते हैं। जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उनको वापस लाना है। और इसीलिए हमने इस समय एक कमेटी बना करके, बल्कि करण मेहरा भी उसके मेंबर है, हमने कहा भाई हम सांस्कृतिक उन्नयन के लिए और मेलों के वर्गीकरण के लिए क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड करके किस तरीके से हम इन मेलों को संरक्षित करने का काम कर सकते हैं, उसको भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और हमने ये तय किया है कि अब जो ढोल बजाने वाला और जो जागर लगनी छे ने, अब जागर लगनी का हम सबो में 60 साल हणम सबो में ज्यादा पेंशन देने तय कर रहा हूँ। और हमने कहा है कि जो जगरिया है वो मास्टर के तौर पर काम करेगा, उसको हम उसके एवज में उसको पैसा देने का काम करेंगे। और साथ साथ यदि वो जागर और उस गुणों को जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं उनको अपने बच्चे को किसी को सिखाता है, तो उस पीरियड का स्टाइफंड वजीफा भी हम उसके बच्चे को देने का काम करेंगे। हम हमारे ढोल से लेकर के जितने वाद्य यंत्र हैं, एक ऐसा संग्रहालय हम अल्मोड़ा में बना रहे हैं 65 साल में, और दूसरा ऐसा संग्रहालय हम टिहरी में बनाने जा रहे हैं। क्योंकि आज वो वाद्य यंत्र जो पहले दिखाई देते थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। और हमको अगली पीढ़ी के लिए हमारी जिम्मेदारी है, जो इस पीढ़ी के लोग हैं, कि अपनी संस्कृति की इन खूबियों को बचा करके रखें। अपनी प्रकृति की खूबियों को भी बचाना है और इन खूबियों को भी बचाने का काम करना है। मैं 3 बातें आपसे आग्रह के तौर पर कहना चाहता हूं, आपसे नहीं, सारे उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं। यदि हम बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि हम अपने को एक सक्षम राज्य के रूप में, एक विकसित राज्य के रूप में भारतीय गणतंत्र में स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ बुनियादी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। हम अकेले राज्य हैं जो खेती को छोड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि खेती की तरफ फिर वापस आए आप, और इसलिए हमने तय किया है कि खेती की तरफ आकृष्ट करने के लिए जो कुछ भी करना संभव होगा, हम जितना भी प्रोत्साहन देना आवश्यक होगा, हम आपको प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। इसीलिए हमने किसान पेंशन शुरू की। इसीलिए हमने अब जंगली जानवरों से रक्षा के लिए, बल्कि भटजी की कृपा ही नहीं हो रही है मेरे साथ, हुंगार लगाने दिल्ली चाहिए नहीं दे रहे हैं। दिल्ली से कुछ ज्यादा पैसा मिल जाता है, और जो तू मिलछी उतवेले मिल जाना, उनमें कटौती वटौती नहीं है नहीं। तो हम इस साल से बड़े पैमाने पर शुरू करते, लेकिन इस साल हम अब बड़े पैमाने पर शुरू नहीं कर पा रहे हैं जंगली जानवरों से बचाव के लिए दीवारबंदी का काम। लेकिन हमने 3 साल का प्रोग्राम बनाया है। अगले साल हम इसको इस साल लॉन्च करेंगे और अगले साल बड़े पैमाने पर इसको पूरा करने का काम करेंगे। मगर 2-3 चीजें, फसलें हैं जिनको किसी की जरूरत नहीं है। इस समय मैंने आपके मडुए को अब एक प्रकार से दुर्लभ खाद्य के तौर पर हो गया है। मडुआ मिल नहीं रहा है। आप देहरादून में इधर उधर चले जाइए, सब मडुआ खोजते फिर रहे, मडुआ नहीं मिल रहा है। और हम उसको अब बोनस, उसके उत्पादन के लिए बोनस भी देने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मडुए का बड़े पैमाने पर हम उत्पादन करें, क्योंकि वो जितने रफ टफ हम पहाड़ के लोग हैं, उतना ही रफ टफ मजबूत हमारा मडुआ भी है। वो हमारे जो हमारा शारीरिक सौष्ठव है उसका प्रतीक है। तो मैं चाहता हूं कि मडुए की तरफ जाएं। हमारी चौलाए है,
जे चूकनु हम यदि वो पछिन हाथ कर पांच खेत में बोई देला तबले ले जाम जाए। और हमने चौलाई के हमने कह दिया है केदारनाथ बद्रीनाथ जहां हैं, जहां भी हैं, यहां तक कि हेमकुंड साहब में भी जो है अब चौलाई के लड्डू और अगले साल तक चौलाई के दाम हम लगभग दुगने करवा देंगे। मगर आप जब पैदा करेंगे तभी तो उस दाम का फायदा मिला करेगा। हम कह रहे हैं आप भीमल लगाओ, माल्टा लगाओ, अखरोट लगाओ, कुछ तो लगाओ। और निह सकनो जब ये थुलवा नींबू हनी नहीं नींबू डालो वही लगे दियो। सबसे बेशरम टाइप का बीज होता है, जितने बीज बोओगे उतना ही जम जाता है। उस नींबू को बोए दियो। मैंने उसकी भी खपत का इंतजाम कर दिया है। बल्कि यो शराब पीनी है तो शराब पीने छे। मैंने को महाराज जो कच्ची शराब ले छू उनमें 10% जो है मैंने कहा ये पहाड़ी फल डालो, ये अनिवार्य कर दिया। मैंने कहा तभी ये बिकेगा करके। लेकिन सवाल यह है कि पैदा कहां से होगा? जब हम खेत की तरफ जाएंगे तभी तो होगा ना। तो मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, खेत की तरफ जाइए। दूसरा, हम अकेले राज्य हैं, हमको प्रकृति बहुत बड़ी देन देती है बरसात के दिनों में पानी के रूप में। हमने पानी को ऐसा बना दिया, पहले खेत जोतते थे तब वो नीचे जाता था, शीर फूटती थी। अब शीर नहीं फूट रही है। जो इस समय आज का मुख्यमंत्री है उसकी बेचैनी भी है। जो मुख्यमंत्री 2070 में आएगा, 2017 में आएगा, शायद वो रात को सो भी नहीं पाएगा। उसको प्यासे गांव सपने में भी दिखाई देंगे। क्योंकि हमको 10,000 करोड़ रुपया चाहिए। यदि हम जितनी मैंने डीपीआर बनवा दी हैं वो सब डीपीआरों को पूरा करता हूं तो पानी देने के लिए जो है गांव जो है पानी से तरस रहे हैं। और कहां से लाएं? नदियों में भी पानी नहीं आ रहा है, नदियां भी सूख रही हैं। तो आओ, इसलिए मैं खेतों को जोतने की बात कर रहा हूं। खेतों को जोतिए, फिर से शीर फोड़िए। मैंने वन विभाग से कह दिया है कि आपको 1 लाख खाल बनाने हैं जंगल के अंदर। मैं और विभागों को भी कह रहा हूं, मैं एक बड़ी कोशिश में लगा हूं जगह जगह खाल बनाने के। मैं आपका भी आह्वान करना चाहता हूं, गांव के जो प्रधानगण, दूसरे नेतागण हैं, सामाजिक कार्यकर्तागण हैं, महाराज ये मनरेगा से सीसी ने सब बर्बाद कर दिया। ये वाली सीसी हो या चलने वाली सीसी हो, गांव में चले जाइए, 10-20 आपको लंगड़े बैल मिलेंगे। क्योंकि सीसी मार्ग में जाने से बैल की टांग, किसी बैल की टूटती है, किसी गाय की टूटती है। और आदमियों को अर्थराइटिस, ये घुटने की बीमारी हो गई। पहाड़ों में पहले घुटने की बीमारी नहीं होती थी क्योंकि मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ उसमें जाते थे। और सीसी मार्ग से हो क्या रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, खेत जोत नहीं रहे, नीचे जा नहीं रहा है। और वो गांवों के रास्ते से नीचे सरपट सीसी मार्ग से गधेरे में आ रहा है, सब बहा करके नीचे की तरफ को लेकर के जा रहा है। हमको क्या मिल रहा है? इसलिए मैं चाहता हूं कि मनरेगा के पैसे से भी यदि गांव आगे आए, खाल बनाए, तो मैंने इस साल हम पहले राज्य होंगे देश के अंदर जो पानी का बोनस देगा। हमने कहा है आप खाल बनाइए, निजी बनाइए, ग्राम सभा के बनाइए, हम उनकी नफ्ती करवाएंगे और उस पर आपको पानी का बोनस देने का काम करेंगे। पेड़ पे बोनस दे रहे हैं, खाल पे आपको बोनस दे रहे हैं, पानी पे बोनस दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे गांव चलायमान हो सके, चल सके, हम खड़े हो सके। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अकेले ऐसे राज्य हैं जिसका अपना कोई हैंडीक्राफ्ट नहीं है। आप किसी राज्य में चले जाइए, हर राज्य का आपको एक पहचान मिल जाएगी, एक दस्तूर मिल जाएगा। और वो दस्तूर सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रोजी देने का काम करता है। हम सौभाग्यशाली थे, हमको शिल्पकार नाम मिला। शिल्प हमारी पहचान थी। गांव गांव के अंदर बहुत शानदार मकान बनते थे और मुझे बड़ी तकलीफ होगी नगर पालिका बनने के बाद जब रानीखेत में मैं कंक्रीट का जंगल देखूंगा। अल्मोड़ा जो अपनी स्थापत्य कला के लिए विख्यात था, जिसका सौंदर्य विख्यात था, आज वो सीमेंट के एक और नगर के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि हमको अपनी अलग पहचान बनानी है तो हमको अपने पर्वतीय शिल्प को भी जिंदा करना है, अपने लकड़ी के शिल्प को भी जिंदा करना है, अपने बर्तनों आदि के शिल्प को भी जिंदा करना है। दूसरी कुछ पहचानें भी बनानी है ताकि रोजी रोटी मिल सके। इसलिए हम चाहते हैं
कि जितने क्राफ्ट्समैन हैं, मैंने 2000 क्राफ्ट्समैन और क्राफ्ट्सवुमेन इस साल सेलेक्ट करने का विभाग को आदेश दिया है। मैंने कहा चिन्हित करिए उन लोगों को, यदि वो बूढ़े हो गए हैं, नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उनको हम 1000 रुपया मासिक पेंशन देंगे राज्य की तरफ से कि तुम हमारे राज्य के शिल्पी थे, तुमने इसके निर्माण को करने का काम किया। लेकिन मैं नई पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने इस शिल्प को, चाहे भवन शिल्प हो, चाहे दूसरे तरीके के शिल्प हो, चाहे अपना हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे अपनी हैंडलूम हो, अरे उसको कुछ तो प्रोत्साहन देने का काम करो। खरीदते वक्त आप यदि अपनी चीज की चॉइस बनाएं, क्या आपको कोई दक्षिण में दिखाई देता है? हमें एक मात्र यश हो, हमारे वहां यदि तुम बद्रीनाथ जी में ले जाओ, इडली मिली वहां डोसा मिलू, और तुम यदि तिरुपति जी और रामेश्वरम में ले जाओ तो वहां जरा सा गहते दाव मांगो थे, मुझे क्यों कभी मुझे जानने नहीं। हम ऐसे हैं ना, हम ना अपना भोजन और ना अपनी कोई विषय वस्तु, अपने उत्पाद को हम प्रसिद्ध कर पाए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने हमारा प्रबुद्ध समाज है वो उठ करके खड़ा हो और इन चीजों की तरफ जरा सा ध्यान दे। जिलेबी बनेंगे, समय आएगा तो निश्चित तौर पर जिलेबी बनेंगे। मैं अजय भट्ट जी को धन्यवाद देता हूं। यो रोज मगे कतु अनुस्मारक है वहां तो 33-34 है नहीं आया जी, 150 है। बाप रे, आप देखो दे कतु खतरनाक नेता विपक्ष छे, देखो दे यहाँ ले दराहारी मगे मतलब 40-50 है रही, कह रही 100-150 खाएगी कब। अब यूं तो जो है खाली गिचल पाठ पढ़वे जो है दान कर देनी। अब मगनी कुछ न कुछ करो पड़ो, यूं कहनी हम 5 बने दे मगर अब कागज में बने दे। मैं तो पहली अब तहसील बना रही हूँ। मैंने कहा भैया वहां तहसीलदार भेजो, बिल्डिंग बनाओ, तो सर काम करो। पटवारी हल्कों की सब रिऑर्गेनाइजेशन लीजिए। मैंने जिलाधिकारियों को आदेश करे दी, मैंने कहा उनको रिऑर्गेनाइज करो, पहले उनको व्यवस्थित करो। और ये बात देख लूं कि काका जिल बनाई जैसे कल के हर धार में कह दी हरी महस ओ यहाँ ले जिले बने दियो, यहाँ ले जिले बने दियो। एल तक मगर 24 प्रस्ताव मिल गई, बल्कि आज मचखैल में मन नारायण पहुंच जो मचखैल में तहसील बने दियो को। तो अब तुम्हें बताओ हर धार में तो नहीं है सकन 5-7 जो जहाँ है सकनी जगह भौगोलिक रूपल, ऐतिहासिक रूपल, आर्थिक रूपल जो जरूरी से वहां जरूर करो। इसकी बात नहीं है, मैं कोई दरवाज बंद नहीं कर रहा है, लेकिन मैं चाहूँ दरवाज खुलो तो वो दरवाज होते कुछ दिखाई दो जनो, खाली दरवाज खोल वेले के फायदा। मैं आप मान लिया 2017 आ रहो, मैं कहूँ मारा जान ध्यान बिल्कुल चुनाव अणी से देखी जाल जो भी भुगतल आगिन वाल भुगतल मैं तो दान कर जानू, तो मैं उस नहीं करना चाहूँ जब 2011 में हो। और मैं जानू यदि बनोना, जब बनोना भल के बनो, ठीक है बनो। तो याद लीजिए कोई चिंता करने जरूरत नहीं सर, आंखें तो लागे मैं तुम्हारे लिए जतन जो वक्त आलो तुम्हारे लिए ध्यान दे। यहाँ हमारे डिग्री कॉलेज का छात्र मैं कुछ और विषय इत्यादि बता रहे। एक मतलब बहुत हमारे ननान बता कि जो संगीत विषय है, उन्होंने कहा कि संगीत विषय का ये कॉलेजों में होना भी चाहिए और उसको आजीविका के साथ किसी तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। मैं सांस्कृतिक विभाग के लोगों से कहूँगा कि हमारी संगीत नाट्य अकादमी है, उनके लोगों से भी बात करूँगा और एक कुछ इस तरीके से बनाएंगे ताकि हम जहाँ जहाँ संगीत विषय है उनको इन कॉलेजेस इनके साथ भातखंडे आदि के साथ एफिलिएट करके कुछ चेन बना सकें, ताकि जो बच्चे प्रतिभावान हैं संगीत के अंदर, संगीत भी आजीविका का लोगों के लिए माध्यम बन सके। मैं कुछ रास्ता देखूंगा, मैंने अभी कुछ उस पर मन नहीं बना पाया। आप सबको देख करके मेरे मन में कुछ भाव आ गए, हिसालू को देख करके और भी कुछ बातें आ गई, इसलिए मैंने आपसे कुछ कड़वी बातें कह दी, खेती की बात कह दी, मैंने आपसे जो है पानी की बात कह दी, आपसे आपके हस्तशिल्प की बात कह दी। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा,
लेकिन ये मेरी व्यथा नहीं है, ये हमारे भविष्य की व्यथा है, ये हमारे भविष्य की व्यथा है। आज हम बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं। देश के अंदर जो तेजी के साथ जिनकी जीडीपी बढ़ रही है, उन राज्यों में हम भी हैं। पर कैपिटा इनकम आज हमारी 1,12,000 से ऊपर है, लेकिन उतनी ही विषमताएं भी बढ़ रही हैं, गरीबी भी बहुत है राज्यों के अंदर, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन सब का जवाब खोजना है। उनका जवाब तभी खोज सकते हैं जब हम योजना ठीक से बनाएं, प्लान ठीक से करें। हमारे पास आज सर्वाधिक डिग्री कॉलेज हैं जनसंख्या के औसत को देख करके। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लाख पर एक पॉलिटेक्निक है और हमारे वहां 25,000 पर एक पॉलिटेक्निक है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख पर आईटीआई है, हमने आज 12,000 पर आईटीआई ले आए हैं। और आइल्ड में दिन में छो जहाँ कह दी खोल का जो है हाई स्कूल, इंटर कॉलेज सब खुल रहे हैं, मगर वो हमारी तरक्की में कितनी बड़ी हिस्सेदारी कर पा रहे हैं, हमको सक्षम बनाने में, आर्थिक रूप से दक्ष बनाने में कितनी बड़ी भागीदारी कर रहे हैं। हमारे सामने लक्ष्य है कि हम एक सक्षम उत्तराखंड बनाएं, एक आर्थिक रूप से सक्षम उत्तराखंड बनाएं, अपनी आबादी के लिए आजीविका के संसाधनों को विकसित करने का काम करें। और हम इस काम में जुटे हुए हैं। आप सबका उस काम के लिए आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके इस ग्रीष्मोत्सव के मौके पर आपको बहुत सारी शुभकामना देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रिगेडियर भुइया साहब जैसे लोगों के सहयोग से रानीखेत इसी तरीके के मिले जुले आयोजनों को, जिस पर सब पार्टिसिपेट कर रहे हो, सबकी भागीदारी हो, मैं रानीखेत को सैल्यूट करना चाहता हूं कि आपने सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। ऐसा लग रहा है कि इस ग्रीष्मोत्सव को मनाने के लिए सारा रानीखेत एकजुट हुआ हो। मैं आपकी इस एकजुटता को प्रणाम करते हुए फिर से आपको हृदय की गहराई से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय रानी।